नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास अपडेट में। महाराष्ट्र की पब्लिक मीटिंग में एक बार फिर से आतंकियों पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमला बोला है और साथ ही साथ इस बार किसानों को लेकर क्या कुछ कहा है उन्होंने अपनी रैली में, आइए आपको सुनाते हैं। कई गांवों में काम हो चुका है। साथियों, एक तरफ हम तेज गति से गांव-गांव में सड़कें बना रहे हैं, वहीं देश के हर घर को रोशन करने के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन भी दे रहे हैं। एक तरफ हमने हर गरीब के बैंकों में खाते खुलवाए और दूसरी तरफ बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, मछुआरों के लिए खोल दिए। बिना गारंटी के ऋण आज स्वरोजगार के लिए आसानी से उपलब्ध है। एक तरफ हम डिजिटल लेन देन के लिए देश को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब गांव-गांव में डाकघरों में भी बैंकों में हम बदलाव ला रहे हैं। डाकिए के माध्यम से बैंक की सेवाओं को भी गांव गरीब के दरवाजे पर खड़ा कर रहे हैं। अरसे बाद डाकियों के वेतन में भी उचित वृद्धि का काम भी हमारी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं साथियों, एक तरफ हम भारत माला और सागर माला के माध्यम से दोगुनी गति से हाईवे का विस्तार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम उड़ान योजना के माध्यम से नासिक जैसे शहरों में एयर कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। साथियों, नासिक सहित पूरे महाराष्ट्र में समंदर के किनारे जो बंदरगाह से कनेक्टिविटी है, उसको मजबूत करने के लिए 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नासिक को ड्राई पोर्ट की सुविधा भी मिलनी तय है। नासिक, जालना, वर्धा और सांगली में मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बनाए जा रहे हैं। इनसे व्यापार की सुविधा होगी, उद्योग कारखाने लगेंगे, फूड प्रोसेसिंग सेंटर के लिए नए रास्ते खुलेंगे, अंगूर जैसे फलों के एक्सपोर्ट में मदद मिलेगी और युवाओं को नए अवसर भी मिलेंगे। साथियों, देश के हर व्यक्ति तक विकास पहुंचे, ये प्रयास हमने किया है। किसान हो या फिर आदिवासी, जीवन के हर चरण के लिए कुछ ना कुछ किया है। आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए देश भर में एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। आदिवासी युवाओं के खेल कौशल को निखारने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में खेल से जुड़ी सुविधाएं बनाई जा रही हैं। आदिवासी हस्तशिल्प का प्रचार प्रसार करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था को मजबूत किया गया है। आदिवासी साथियों की कमाई के लिए वन उपजों को समर्थन मूल्य के दायरे में लाया गया है। वन उपजों का अधिक मूल्य मिले, इसके लिए वन धन केंद्र खोले जा रहे हैं। भाई और बहनों, अपने अन्नदाता, अपने किसानों के लिए हमारी सरकार ने बीज से बाजार तक एक मजबूत व्यवस्था तैयार करने का प्रयास किया है। 22 फसलों का लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का वादा हमारी सरकार ने पूरा किया है। यहां के किसानों को अब पीएम किसान सम्मान निधि से भी मदद मिलने का रास्ता खुला है। अनेक किसान परिवारों के खाते में पैसे आने शुरू हो चुके हैं। जिनको अभी नहीं मिले हैं, उनको भी मिलना तय है। अब तो हमने फैसला किया है कि 23 मई को चुनाव के नतीजे आने वाले।
कल 23 अप्रैल है, मैं 23 मई की बात कर रहा हूं। 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। फिर एक बार 23 मई के बाद जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी तो महाराष्ट्र के सभी किसानों को भी इस मदद पहुंचाई जाएगी। अभी जो 5 एकड़ की जमीन का नियम है वो शर्त भी हटा दी जाएगी। साथियों, यहां के प्याज की खेती करने वाले किसानों की सुविधाएं बढ़ाने पर भी सरकार का जोर है। सरकार द्वारा स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने और प्याज के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले खर्च को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मैं मंच पे पूछ रहा था, क्योंकि मैं गुजरात में था तो मेरा महाराष्ट्रियन परिवारों में भोजन के लिए जाना आना जरा ज्यादा होता था। तो साल में एक दिन वो एक त्योहार मनाते थे और उस त्योहार के दिन सबके सब लोग कांदा खाते थे, प्याज खाते थे। हर चीज प्याज की बनती थी पूरा दिन। तो उस दिन मैं खास मराठी परिवार में जाता था। तो मैं अभी इनको पूछ रहा था कि भाई यहां तो किसी ने कहा कोई चंपा षष्ठी बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं, लेकिन देखिए समाज की व्यवस्था, एक साथ प्याज को मार्केट देने का कैसा बढ़िया तरीका था। पूरे एक दिन में सभी लोग प्याज खाते थे और उसका परिणाम यह था कि प्याज को बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता था। ऐसी एक परंपरा खड़ी हुई थी। यानी हमारे पूर्वज कितने समझदार और दीर्घदृष्टा थे। क्योंकि मुझे गुजरात का अनुभव है और आदिवासियों में तो हमारे यहाँ और आपके यहाँ पड़ोस में ही लोग हैं, ये अक्सर होता है। कहने का मतलब सामाजिक व्यवस्था में भी कृषि इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इसका विशेष महत्व था। भाइयों बहनों, मुझे पिछले दिनों जो पार्लियामेंट में आपके सारे विधायक और आपके एमपी हमारे सब मिलने आए थे और प्याज एक्सपोर्ट करने के विषय में विस्तार से मेरे से चर्चा की थी और जितने सुझाव दिए थे सारे मैंने लागू कर दिए थे। प्याज का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक्सपोर्ट इंसेंटिव को भी बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। साथियों, कांग्रेस में आपको कांग्रेस की एक चालाकी के बारे में भी बताना चाहता हूं। ये चालाकी ये है कि बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए फसलों की कीमत से खेल करना। आपने देखा होगा भाइयों, जैसे ही महंगाई जरा भी बढ़ती है, कांग्रेस अपने दरबारियों को मध्यम वर्ग की गृहिणियों के पास भेज करके इंटरव्यू करवाती है और फिर वो चिल्लाती हैं, दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया, और पूरे देश में चला देते हैं। उस वक्त उसे किसान याद नहीं आता है। और अगर दाम गिर जाते हैं, प्याज के दाम कम हो गए, टमाटर का दाम कम हो गया, तो फिर क्या करते हैं, किसान के पास पहुंच जाते हैं और टीवी पर उनकी बाइट लेते हैं और किसान कहता है देखो हम लूट गए, लूट गए। ये ऐसे बदमाशी करते थे। महंगाई बढ़ी तो हाउसवाइफ को पूछो, अगर प्याज, आलू, टमाटर का दाम गिरा तो किसान को पूछो। लेकिन जो बिचौलिए जो माल खा जाते हैं उनकी बात छुपा देते थे। और आपकी मुसीबत का कारण उपभोक्ता नहीं है, वो तो आवश्यक पैसे देने के लिए हमेशा तैयार होता है। आपकी मुसीबत का कारण किसान का पसीना नहीं है, आपकी मुसीबत का कारण ये बिचौलिए हैं, बिचौलिए। और मोदी ने लड़ाई जो लड़ी है ना, ये बिचौलियों के खिलाफ लड़ी है। इतने वर्षों के राज में कांग्रेस ने किसान और उपभोक्ता के बीच सीधा संबंध बनने ही नहीं दिया। अब हमारी सरकार बिचौलियों के राज को खत्म करने के लिए काम कर रही है। जैसे डेयरी सेक्टर में सहकारी संगठन होते हैं, वैसे ही अन्य कृषि सेंटरों में फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ बनाए जा रहे हैं। देश में 22,000 से ज्यादा
ग्रामीण हाटों को विकसित किया जा रहा है। ये काम किसानों और ग्राहकों के बीच की दूरी को खत्म करेंगे और किसानों को उसकी मेहनत की उचित कीमत मिलेगी। साथियों, मुझे बताया गया है कि कांग्रेस यहां नदियों के पानी को लेकर के तरह तरह की अफवाह फैला रही है। लोगों से झूठ बोल करके, उन्हें गुमराह करके वोट पाने का एक कांग्रेस का बहुत पुराना तरीका है। मैं इस क्षेत्र के लोगों से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोगों की इच्छा के खिलाफ कोई कुछ नहीं करेगा और न ही कुछ कर पाएगा। ये मैं आपको सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं। इसलिए जो कांग्रेस अफवाहें फैला रही है, इतना ही नहीं, एचएएल के लेकर अफवाहें फैलाए रहे। अरे तुमने तो उसका गला घोंट दिया, सारे एचएएल को खत्म कर दिया। हमने मेक इन इंडिया के तरह डिफेंस के हर चीज के उत्पादन बढ़ा दिया है। नए नए डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। हम तो ताकत देने वाले हैं और मेरे शब्द लिख रखिए, 10 साल के भीतर भीतर इसकी ताकत 2 गुना 3 गुना होकर के रहने वाली। साथियों, देश की सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान की चौकीदारी आपके हाथ में है। आपको इस चौकीदार को मजबूत करना है। डिंडोरी और धुले में कमल के निशान पर और नासिक में धनुष बाण पर बटन दबाएंगे तो आपका हर वोट मोदी के खाते में आएगा। भाइयों बहनों, आप मुझे कहिए, हमारा देश मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज की दुनिया में देश मजबूत होना जरूरी है कि नहीं है? मजबूत देश के लिए मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? और मजबूत देश की सरकार चलाने के लिए मजबूत प्रधानमंत्री भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे बताइए, आज ये जितने चेहरे आप देख रहे हो, उसमें मजबूती किसके पर भरोसा है आपका? किस पर भरोसा है? गांव में किसी को भी पूछ लीजिए, किस पर भरोसा है? तो जिस पर भरोसा है उसको देश का कमान दोगे कि जिस पर भरोसा ही नहीं है उस पर प्रयोग करोगे? आपको जिस पर भरोसा है उसकी ताकत बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए? इस चौकीदार को मजबूत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हर हिंदुस्तानी चौकीदार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप मेरे साथ संकल्प लेंगे? संकल्प लेंगे? दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलेंगे। मैं बोलूंगा, उसके बाद आपको बोलना है चौकीदार। क्या बोलना है? क्या बोलना है? मैं बोलूंगा, आप बोलिए। गांव गांव है, गांव गांव है, भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ाई में, देश की सुरक्षा में गांव गांव है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहनें घर घर में हैं, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के अंदर, सरहद पर भी